हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स वर्स। फिजिक्स वर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर्स का क्या रोल है और दो वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पहला 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 कंटेंट है इस पूरे चैप्टर का, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। की वेक्टर्स को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास एक लिमिटेशन निकल के आई और उसके लिए हमको पढ़ना पड़ा एक और कहानी जिसका नाम रखा गया क्या भाई साहब, यूनिट वेक्टर्स। कहा गया कि जब तक हमको यूनिट वेक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो भैया अब सवाल पैदा हुआ कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा यूनिट वेक्टर्स को एक्सप्लेन करा गया कि अ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड एज 1, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन उनका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर्स। इसका क्या फायदा होगा कि अगर मान लो मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट, कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वैल्यू है a, b, क्या वैल्यू है a, b, तो मुझे समझ आता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लिखा हुआ है तो मुझे ये समझ आता है कि a जो है वो x एक्सिस में है और b जो है वो y एक्सिस में है। लेकिन अगर ऐसे रैंडम लिखा हुआ हो कि कोई वैल्यू है a और दूसरी कोई वैल्यू है b, तो क्या मैं बता सकता हूं कि कौन सा x में होगा कौन सा y में होगा? नहीं। b भी x में हो सकता है, a भी x में हो सकता है, b भी y में हो सकता है, a भी y में हो सकता है। तो इसमें यूनिट वेक्टर्स ने क्या रोल प्ले किया। अब यूनिट वेक्टर्स क्या है कि ये किसी भी मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो ये क्या करते हैं, उस मैग्नीट्यूड के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। अगर तुम किसी भी क्वांटिटी में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई साहब तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा क्या? नहीं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, चलो इस यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स को बेसिकली एक कैप से रिप्रेजेंट करा जाता है। कोई भी यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है और ये क्या करता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और ये क्या करता है, किसी मैग्नीट्यूड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड लग रहा है उसका ज्ञान कराता है। तो अब जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो अपने पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस है अपने पास। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं कि अगर मैं यहां पे कोई वैल्यू लिख रहा हूं a, b, c, तो a जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, b जो है y को रिप्रेजेंट कर रहा है और z जो है वो c जो है वो z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए हम कुछ यूनिट वेक्टर्स बनाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर सिस्टम बना कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए और उसमें कहा गया कि जो x एक्सिस में है उसमें i कैप मल्टीप्लाई कर दो, जो y एक्सिस में है उसमें j कैप मल्टीप्लाई कर दो और जो z एक्सिस में उसमें k कैप मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जैसे मेरे पास एक कोई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है यहां पे a, b, c, तो मैं ये क्या कहूंगा कि भैया यहां ये जो भी वेक्टर होगा, अगर ये कोई a वेक्टर से ऐसे रिप्रेजेंट करा जा रहा है तो मैं इस a वेक्टर को लिखूंगा a ऑफ i कैप प्लस b ऑफ j कैप प्लस c ऑफ k कैप। अरे बात समझ आ रही? ये मेरा हो गया वेक्टर लिखने का तरीका। अब देखो इसका क्या सेंस है। इसका सेंस है कि a वाली जो वैल्यू है वो x एक्सिस में है, b जो मैग्नीट्यूड है वो y एक्सिस में है और c जो मैग्नीट्यूड है वो z एक्सिस में है। ये कैसे पता चल रहा है कि a में हमने i कैप से मल्टीप्लाई करा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस, b में हमने j कैप से मल्टीप्लाई करा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग y एक्सिस और c में मैंने k कैप से मल्टीप्लाई करा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग z एक्सिस। ठीक, चलें आगे बढ़े। तो अब कहा गया कि भैया ये तो मुझे वेक्टर मिल गया, लेकिन अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? कि मतलब मुझे कोई और वैल्यू दे रखी है जिसको मुझे इस वेक्टर के अलोंग लिखना है तो मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी पता होना चाहिए। अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो उसके लिए भैया जिस भी वेक्टर के अलोंग लिखना है उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो हमने कहा एक काम करते हैं कि ये जो वेक्टर है इसका बस केवल डायरेक्शन होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो मान लो इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से ही उसको डिवाइड कर दूं, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूं तो क्या ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला लिखा गया कि a कैप इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी भी वेक्टर का जो एरो होता है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, एरो की जो लेंथ है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं और टिप को क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्शन। तो देखो है क्या कि ये जो है इसका कोऑर्डिनेट है a, b, c और ये जो a वेक्टर है इसका दूसरा एंड है 0, 0, 0। तो भाई आप लोग डिस्टेंस फार्मूला तो जानते ही होंगे, डिस्टेंस फार्मूले से इसका लेंथ तो निकाल सकते हो ना यार। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे भैया, लेंथ निकालने के लिए वही लेंथ जो होगा वो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, दैट इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। तो हम इसको लिखते हैं क्या, a माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, b माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर एंड c माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज c स्क्वायर। तो देखो भैया मैग्नीट्यूड निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यू आर कैलकुलेटिंग द रॉड ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड।
ठीक। तो अगर आप उस रॉड की लेंथ निकाल रहे हो तो उसके लिए बेसिकली आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो। लेकिन क्या है कि अब हर बार हम, अगर मेरे पास ग्राफ ना हो प्लॉट करने के लिए, मेरे पास ये वेक्टर लिखा हुआ हो, तो मैं डायरेक्टली इस वेक्टर से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। कैसे? आई का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, तीनों को ऐड कर दो और उसके बाद अंडर रूट लगा दो, ये तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक। अब जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर कोई बी वेक्टर है, दैट इज बी वेक्टर दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो मैं क्या कहूंगा भैया, मैं क्या कहूंगा कि ये अपने पास अगर कोई बी वेक्टर है तो मैं बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? बी वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट? एक्स एक्सिस में एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप। ठीक, ये मेरा बी वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब क्या है कि अगर मुझे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर लिखने के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चले आगे बढ़े। तो देखो अब क्या है कि अपने पास वेक्टर भी पता और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता, तो अगर मैं इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा? चलो देखते हैं। तो जैसे अपने पास ए वेक्टर जो था वो क्या था? ए वेक्टर इक्वल्स टू ए ऑफ आई कैप प्लस बी ऑफ जे कैप प्लस सी ऑफ के कैप। और अपने पास बी वेक्टर क्या था? बी वेक्टर था एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप। अरे बात समझ आ रही? तो अगर मुझे ए का यूनिट वेक्टर लिखना है तो मैं ए कैप इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? ए ऑफ आई कैप प्लस बी ऑफ जे कैप प्लस सी ऑफ के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। अब सेम एज अगर मुझे बी कैप लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? बी कैप लिखना हो तो क्या लिखेंगे भाई साहब बताओ? तो इसको लिखेंगे एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया अपने पास क्या भाई साहब? बी कैप। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये अपने पास आई कैप था, ये अपने पास जे कैप था और ये अपने पास के कैप था। तो देखो इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट था वो अपने पास गिवन था a कॉमा बी कॉमा सी, और इसका ओरिजिन से जो पोजीशन था उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था किससे? ए वेक्टर से। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट था वो था x कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसको मैंने ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया था किससे? बी वेक्टर से। अरे बात समझ आ रही? तो देखो ए वेक्टर मैंने लिखा a ऑफ आई कैप बी ऑफ जे कैप सी ऑफ के कैप, और बी वेक्टर लिखा x ऑफ आई कैप वाई ऑफ जे कैप और z ऑफ के कैप। तो ध्यान दो कि अगर मैं कह रहा हूं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो a से लेकर b तक ऐसे गया तो भैया क्या होगा कि यहां से यहां तक एक वेक्टर बनेगा। अरे बनेगा। ये क्या है इसका? फाइनल पोजीशन। ये क्या है इसका? इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? ये हमको पढ़ाया जाता है 9th क्लास में, दैट इज नेम्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और ये अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था तो इसको मैं कौन से वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा था? ए वेक्टर से। बी पॉइंट पे पहुंचा तो मैं इसको कौन से वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं? बी वेक्टर से। तो पोजीशन स्पेसिफाई करने वाले वेक्टर कौन कौन से? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड दे आर नोन एज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नोन एज पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, तो चेंज इन पोजीशन, ये जो भी आर वेक्टर होगा दैट इज चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन क्या? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आर वेक्टर को अपन बोलते हैं, आर वेक्टर का अपना नाम है क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बढ़िया। तो इसमें कहानी क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करी जा रही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है? एक्स वाई जेड। इनिशियल पोजीशन क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? एक्स माइनस ए ऑफ आई कैप प्लस वाई माइनस बी ऑफ जे कैप प्लस जेड माइनस सी ऑफ के कैप। अरे बात समझ आ रही? x माइनस ए ऑफ आई कैप प्लस वाई माइनस बी ऑफ जे कैप प्लस जेड माइनस सी ऑफ के कैप। अब ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि ये मेरे पास मिल गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूं कि x2 माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर, जेड माइनस सी का स्क्वायर, और तीनों को ऐड करूं फिर अंडर रूट लगा दूं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि देखो क्या वही मुझे आई के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके, जे के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके, के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके, फिर तीनों को ऐड करके और अंडर रूट करके सेम चीज मिल रही है। तो बार बार मैं याद रखूंगा कि अगर मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसके आई कैप का जो कोफिशिएंट है, जे कैप का जो कोफिशिएंट है और के कैप का जो कोफिशिएंट है, उन सब का स्क्वायर करो, तीनों को ऐड करो और होल का अंडर रूट लगा दो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो देखो होगा क्या यहां पे? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस
वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास आर वेक्टर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि मेरे पास अगर मुझे आर वेक्टर पता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो क्या भाई साहब मैं आर कैप नहीं लिख सकता हूं क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर नहीं लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। वो क्या है भाई साहब? आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो फर्दर इट इज रिटन एज एक्स माइनस ए ऑफ आई कैप प्लस वाई माइनस बी ऑफ जे कैप प्लस जेड माइनस सी ऑफ के कैप एंड होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर। ठीक, तो अगर मुझे कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी दी हुई हो और मुझसे कहा जाए कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो क्या मैं उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और इसका जरूरत क्या पड़ेगा कि अगर मुझे किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग लिखना है, तो उसके अलोंग लिखने के लिए मुझे उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। वो यूनिट वेक्टर बताएगा कि ये जो भी गिवन वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है। अरे क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अपना नेक्स्ट पार्ट कहता है कि जब मैं अपने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर ले गया, तो अब वो मेरा जो वेक्टर है वो कुछ x से मिलके बना होगा, कुछ y से मिलके बना होगा, कुछ z से मिलके बना होगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू x में है, पर्टिकुलर वैल्यू y में है, या कुछ पर्टिकुलर वैल्यू z में है? तो इसको बेसिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक से एक्सप्लेन करा गया और उस टॉपिक का नाम रखा गया है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक का नाम है 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और एक का नाम है अपने पास 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए अभी हम पहले बात करते हैं 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और उसके बाद बात करेंगे हम 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। ठीक, अच्छा ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि मैक्सिमम जो हम यहां फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जो केवल 2 डायमेंशन में, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, आपका कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, जैसे आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो, तो ये सारी कहानी 2 डायमेंशनल चलती है। फिर रोटेशनल डायनामिक्स से आप 3D में चले जाते हो कि ऑब्जेक्ट XY प्लेन में रखा हुआ है, अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो उसका जो डायरेक्शन मिलता है वो Z एक्सिस में मिलता है। ठीक, तो इसलिए हमें कहा गया कि एक मैक्सिमम हिस्सा जो 2 डायमेंशन वाला है, पहले 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन सीख लो और 3 डायमेंशन भी सीख लो। जरूरत के हिसाब से बार बार तुमको 3D के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, 2D वाले से तुम्हारा काम चल जाएगा। तो देखो हुआ क्या कि जब हम 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो अपने पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? a। तो इसकी कुछ वैल्यू x में लाई करेगी, कुछ वैल्यू इसकी x में लाई करेगी और कुछ वैल्यू इसकी y में लाई करेगी, जैसे x, y। भाई इसका कोऑर्डिनेट तो x, y ही होगा। तो अगर मुझे इस x की वैल्यू लिखनी है तो देखो इसका पूरा मैग्नीट्यूड a है, तो ये अपने पास हो गया क्या? हाइपोटेन्यूज। इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बेस। तो मुझे क्या चाहिए अभी? बेस। अच्छा सोचो, जो ये परपेंडिकुलर है वो ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों बराबर होंगे। तो मैं अगर बेस लिखूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या cos थीटा होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। तो देखो बेस की वैल्यू मेरे पास कितनी है? x, और हाइपोटेन्यूज मुझे कितना पता है? a, और ये क्या है? cos थीटा। तो मैं यहां से x इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? दैट इज a cos थीटा। x इक्वल्स टू a cos थीटा। अच्छा चलो y लिखो, ये वाली वैल्यू जो है ये अपने पास y है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास कितनी है? y, और हाइपोटेन्यूज कितना है? a। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a साइन थीटा। ठीक, अच्छा अब जल्दी जल्दी में इसको करना हो तो कैसे? हर बार हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज थोड़ी देखने जाएंगे। तो याद करने का क्या तरीका है कि अगर अपने पास ये x एक्सिस है एक, और ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस है, तो बेसिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस को? i कैप से, और y एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? j कैप से। और इसमें अगर मेरे पास कोई मैग्नीट्यूड है, अपने पास a वेक्टर लिखा हुआ है और ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है, इस समय ये थीटा कहां से बना रहा है? x से। अगर ये x से थीटा बना रहा है, अगर ये x से थीटा बना रहा है, तो तुमको क्या करना है? जिस एक्सिस से थीटा बनेगा उधर जाएगा इसका cos कंपोनेंट, जिस एक्सिस से थीटा बनेगा उधर जाएगा cos कंपोनेंट। तो इधर मैं लिखूंगा a cos थीटा और इधर क्या लिखूंगा? a sin थीटा। दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब समझो, अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसमें कि अगर अपने पास मान लो कि ये अपने पास i कैप है, ये अपने पास j कैप है, और यहां पर कोई वेक्टर दे रखा है, इस वेक्टर की वैल्यू है अपने पास मान लो 100√2, और यहां जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा? तब मैं कहूंगा कि ये दो वेक्टर से मिलकर बना है, दो वेक्टर से मिलकर बना है, एक की वैल्यू x में है और एक की वैल्यू y में है। तो जो x में होगा वो होगा अपने पास क्या? 100√2 cos 45, और जो यहां होगा वो क्या होगा? 100√2 sin 45।
45। अच्छा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sin 45 की भी वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो मैं फर्दर अगर इसको देखूं तो जो x में वैल्यू आएगी इस वेक्टर की, जो x में वैल्यू आएगी इस वेक्टर की कितनी आएगी भाई, इधर भी आ जाएगी अपने पास 100 और इधर भी आ जाएगी अपने पास 100। अरे ठीक है, तो मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ये जो भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मुझे 100√2 पता था और 45 डिग्री पे था, तो अगर इस ए वेक्टर को मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा 100 ऑफ आई कैप प्लस 100 ऑफ जे कैप, और आप मैग्नीट्यूड निकाल कर देख लीजिए, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 100√2 ही आएगा। ठीक, चलिए और बात करते हैं इसमें 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन में, कि अगर अपने पास मान लीजिए कि ये अपने पास कोई आई कैप है, ये अपने पास जे कैप है, यहां पर कोई अपने पास वेक्टर दे रखा है और इसका मैग्नीट्यूड मुझे दे रखा है 50। ठीक, और यहां से ये जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है 30 डिग्री। तो देखो इस 50 के 2 कंपोनेंट होंगे, एक x में जाएगा और एक y में जाएगा। जो x में जाएगा तो उसकी वैल्यू साइन में जाएगी, कॉस में जाएगी, जो y में जाएगा उसकी वैल्यू साइन में जाएगी, कॉस में जाएगी। इसके लिए बस आपको इतनी सी बात ध्यान देनी है कि ये जो गिवन वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको 50 पता है, ये इसका जो थीटा है वो कहां से है, x से कि y से, तो गिवन y से, तो जिससे थीटा जुड़ा हो उधर कॉस, जिससे थीटा नहीं जुड़ा हो उधर साइन, सिंपल सी बात है। तो भैया इधर क्या आ जाएगा अपने पास, इधर क्या आ जाएगा 50 का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आएगा अपने पास 50 cos 30 डिग्री, और जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या होगा 50 sin 30 डिग्री। अरे क्लियर है क्या, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो भैया ये जो भी वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड था 50, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा 50 sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो मैं लिखूंगा 20 ऑफ आई कैप, सॉरी 25 ऑफ आई कैप। और भैया cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसको मैं लिखूंगा क्या 25√3 ऑफ जे कैप। ये मेरा हो जाएगा ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा 50। अरे ठीक है, चलें आगे बढ़े, ये कहानी थी अपनी ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर्स को कैसे 2 कंपोनेंट में तोड़ा जाए, तो बस आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी वेक्टर आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो भैया वो जो वेक्टर की कहानी है उसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपके पास जिसको आपको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, ध्यान देना है कि उसका थीटा कौन सी एक्सिस से जुड़ा है। एक्स से जुड़ा होगा तो एक्स में उसका कॉस कंपोनेंट जाएगा, वाई से जुड़ा होगा तो वाई में उसका कॉस कंपोनेंट जाएगा। ठीक, जिससे नहीं जुड़ा होगा उधर साइन, जिससे जुड़ा होगा उधर कॉस। ठीक, तो एक अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं लास्टली, कि अगर अपने पास कोई वेक्टर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड 100 है और इसका x से एंगल दे रखा है 37 डिग्री। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में भी कि अगर एंगल 37 डिग्री बने, मतलब ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो ये एंगल 53 डिग्री होगा। अरे होगा भाई, तो 100 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, जिससे थीटा जुड़ा उधर कॉस, जिससे थीटा नहीं जुड़ा उधर साइन। तो इधर आएगा अपने पास क्या 100 cos 37, और इधर जो जाएगा वो क्या होगा अपने पास 100 sin 37। cos 37 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5, तो इसको मैं लिखूंगा 80, और इसको मैं लिखूंगा कितना sin 37 की वैल्यू 3/5, और इसको मैं लिखूंगा 60 यूनिट। तो अगर मैं इस 100 वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूं वेक्टर में, तो मैं लिखूंगा 80 ऑफ आई कैप प्लस 60 ऑफ जे कैप। अरे क्लियर है, अदरवाइज मुझे इसका इफेक्ट x में देखना है, तो x में इसका इफेक्ट आएगा 80 यूनिट्स का, और y में जो इसका इफेक्ट जाएगा वो जाएगा कितने यूनिट्स का 60 यूनिट्स का। x के 80 यूनिट और y के 60 यूनिट से मिलकर ये xy प्लेन में कितने यूनिट का वेक्टर क्वांटिटी बना है, दैट इज 100 यूनिट्स। अरे चले आगे बढ़े, ये तो था अपने पास कैसा 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। अब हम बात करते हैं अपने 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन का। 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन क्या कहता है कि अगर अपने पास कोई एक कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, क्यूबॉइड की 3 साइड से। देखो ये अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया आई कैप, ये अपने पास हो गया जे कैप, और ये अपने पास हो गया कौन सा के कैप। अब मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, देखो ये वैल्यू अपने पास मान लो a है, ये b है, ये c है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा a, b, c। ठीक, और यहां से इसको जोड़ने वाली जो लाइन जा रही है इसका मैग्नीट्यूड मान लो तुम r वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ऑफ r वेक्टर।
तो अगर मैं आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा भाई, ए ऑफ आई कैप प्लस बी ऑफ जे कैप प्लस सी ऑफ के कैप, और ये मुझे बता रहा है कि इस पर्टिकुलर इस आर वेक्टर की जो वैल्यू एक्स में है वो ए है, वाई में जो है वो बी है, और जेड में जो है वो सी है। चलिए देखिए, तो देखिए कि ये यहां से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये जो अपना आर रिजल्टेंट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, और वाई एक्सिस से कितना बना रहा है, बीटा, और जेड एक्सिस से कितना बना रहा है, गामा। तो जिससे थीटा जुड़ा है उधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, कॉस की साइन, तो द आंसर इज कॉस। चलो बढ़िया, तो अगर मैं a इक्वल्स टू लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर कॉस अल्फा। अरे बात समझ आ रही। और अगर मैं b इक्वल्स टू लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर कॉस बीटा। और अगर मैं c वेक्टर इक्वल्स टू लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर कॉस गामा। इसका जो कंपोनेंट x में जाएगा वो होगा अपने पास क्या, इसका जो कंपोनेंट x में जाएगा, ये अल्फा एंगल बन रहा है, जो कंपोनेंट x में जाएगा वो हो जाएगा अपने पास क्या, r cos अल्फा। जो कंपोनेंट y में जाएगा वो r cos बीटा, क्योंकि y से एंगल कितना बना रहा है, बीटा, और z से एंगल कितना बना रहा है, गामा। अगर आप ध्यान से देखिए तो इट इज लाइक दिस, कि ये अपने पास y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस है, और ये अपने पास z एक्सिस है, ठीक, और कोई कोऑर्डिनेट यहां पर है, तो इसका x से वैल्यू होगा a, y से वैल्यू होगा b, और z से वैल्यू होगा c। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक, तो भैया ये अपने पास a हो गया, b हो गया और c हो गया, ये तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हो गए अपने पास। c इक्वल हो गया आर वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर कॉस अल्फा। मैं कह रहा हूं कि ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, और इसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर a। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं इन तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करो, कुछ रिजल्ट चाहिए मुझे, उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, सब में कॉमन हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अरे बात समझ आ रही। अब तुम ध्यान से देखो तो जो ऊपर अपने पास आर वेक्टर है, दैट इज ए ऑफ आई कैप, बी ऑफ जे कैप, सी ऑफ के कैप, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो क्या इसकी जगह मैं मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर और ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। क्या मॉड ऑफ आर वेक्टर से मॉड ऑफ आर वेक्टर कट जाएगा, अरे कट जाएगा भाई, तो क्या मिलेगा अपने को, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा equals to 1. This one is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. These are known as direction cosines. इनको क्या बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो कहा गया in a 3-dimensional component of vector resolution, in 3-dimensional component of vector resolution क्या है कि sum of the square of all the direction cosines equals to 1. That is square of all the direction cosines, that is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, इन तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, तो भैया डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करा जाता है L से, M से और N से, दैट इज L इक्वल्स टू cos अल्फा, M इक्वल्स टू cos बीटा और N इक्वल्स टू cos गामा। तो भैया इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, एक बार बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे एक छोटे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसको यूपीटीयू के नाम से पहले जाना जाता था, एकेटीयू के नाम से भी जाना जाता था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक कोई 3-डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसमें जितने भी डायरेक्शन कोसाइंस है उनका सम 1 है, तो बताइए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, तो आपको पता होना चाहिए, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि एल की वैल्यू कॉस अल्फा है, एम की वैल्यू कॉस बीटा और एन की वैल्यू कॉस गामा है। तो ध्यान दो, इससे मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सब लोग जानते हैं भाई ये आइडेंटिटी, नहीं उसमें 10th क्लास में पढ़ के आए ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्या मिलेगा यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1।
अब साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा उधर जाएगा और 1 इधर आएगा, 1 + 1 + 1 3, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। तो मैं फर्दर लिखूंगा कि क्या भाई साहब, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। अरे ठीक है, तो इन 3 डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, कितना होगा 1 के बराबर। अगर 1 के बराबर है तो भैया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा, तो द आंसर इज 2। ठीक, चले, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे सामने पेपर आता है तो हम ऐसी छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, तो इनको हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये वेक्टर मैथमेटिक्स में अभी इसके बाद एक और मैथमेटिक्स आपके सामने आएगी, थोड़ा बहुत हम कैलकुलस के बारे में डिस्कस करेंगे, मोर ओवर कैलकुलस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब आपके पास आएगा पढ़ने के लिए। तो अगर आपका मैथमेटिक्स, अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होगा, जिसमें वेक्टर्स आ जाता है, आपका इंटीग्रेशन आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है, ये सब मैं बेसिक आपको इस पूरी सीरीज में, इस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज में आपको कवर करके दूंगा। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, आपका शुरुआत है। अगर आपका ये पोर्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाता है तो आपको आने वाली फिजिक्स में समस्याएं कम होने लग जाएंगी, फिर फिजिक्स में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो आपको ज्यादा समझ आएंगे। इस वजह से कोशिश करिएगा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जब भी आप प्रैक्टिस करें, इसको एक फ्रेश 100 पेजेस की कॉपी पर प्रैक्टिस करें, और इसको थ्रू आउट जब तक आपको उसका एक एक लाइन याद ना हो जाए, एक एक फॉर्मूला आपको रट ना जाए, तब तक उसको अपने साथ कैरी करिए, और जब भी फिजिक्स पढ़िए तो उसको अपने बगल में खोलकर रख लीजिए। बहुत ज्यादा समय तक ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हार्ड एंड फास्ट 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला सेटअप, पूरा का पूरा फॉर्मेशन, और कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वेक्टर्स कैसे काम करते हैं फिजिक्स में, और ट्रिग्नोमेट्री का क्या रूल है, फिजिक्स में कैसा रोल प्ले कर रही है ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अपना नेक्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास एक चैलेंज आया, और वो चैलेंज क्या था कि जब हम 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कभी हमको रिजल्ट स्केलर मिल रहा था, और कभी हम 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो जो रिजल्ट मिल रहा था हमको वो वेक्टर मिल रहा था। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को, वेक्टर प्रोडक्ट का जो ये वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसको 2 कैटेगरीज में तोड़ देते हैं। एक का नाम रखा जाएगा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे का नाम रखा जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर स्केलर की स्पेलिंग गलत लिखी है, एंड दैट इज टाइपिंग मिस्टेक। जो भाई साहब ये स्लाइड बनाते हैं, हो सकता है उनको स्केलर की स्पेलिंग ना आती हो, या हो सकता है उन्होंने टाइपिंग एरर कर दिया हो। चलिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपन मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर मैं 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो स्केलर मिल रहा है, और सेम टाइम मैं 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो वेक्टर मिल रहा है, तो भाई साहब ऐसे कैसे बात बनेगी? तो मल्टीप्लीकेशन का कोई स्पेसिफिक रूल होना चाहिए। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन के रूल को 2 बराबर पार्ट में तोड़ देते हैं। एक का नाम रखते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक का नाम रखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा कि आप 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे, 2 वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे और जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको स्केलर मिलेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा कि आप 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे और जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा। तो देखिए है क्या कि इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बेसिकली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हमको मिलता है वो वर्क मिलता है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इस वजह से इस तरह के प्रोडक्ट को एक कैटेगरी में रखा गया जिसका नाम रखा गया डॉट प्रोडक्ट। सेम एज एक होता है अपने पास पोजीशन वेक्टर और एक होता है अपने पास फोर्स, दोनों वेक्टर हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एक रिजल्टेंट मिलता है थर्ड वेक्टर, दैट इज टॉर्क। ठीक, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। फोर्स और पोजीशन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो टॉर्क, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो भैया इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। अरे बात समझ आ रही कि अब यहां पर 2 क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और जो रिजल्ट आपको मिला वो कैसा मिल गया? वेक्टर। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला है अपने पास क्या? स्केलर प्रोडक्ट। यहां पर भी स्केलर की स्पेलिंग गलत लिखी है। चलिए, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि अपने पास अगर 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा सी। और सी क्या होगा? सी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा, सी जो होगा उसका वैल्यू किसके बराबर होगा? वो होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, कॉस थीटा।
ठीक। मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ वेक्टर बी दैट इज बी का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल इनके बीच का एंगल जो है उसका cos थीटा। अरे बात समझ आ रही, cos ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर मैं बात करूं डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट करने से पहले यूनिट वेक्टर्स का जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में आई कैप, जे कैप और के कैप आ रहे हैं, अगर इनका मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, इनका क्या बिहेवियर है अगर मुझे ये पता चल जाए, तो मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास एक यहां पर कोई ए वेक्टर है और इसका मुझे कोऑर्डिनेट पता है a, b, c, और एक कोई दूसरा बी वेक्टर है, मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता है x, y, z, तो मैं a वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? a वेक्टर लिखने का तरीका क्या है कि दैट इज a ऑफ i कैप प्लस b ऑफ j कैप प्लस c ऑफ k कैप, और b वेक्टर लिखने का तरीका क्या है? x ऑफ i कैप प्लस y ऑफ j कैप प्लस z ऑफ k कैप। अरे ठीक है, अब मेरे से कहा जा रहा है कि मुझे करना क्या है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो अगर मुझे a वेक्टर डॉट b वेक्टर करना है तो उसके लिए क्या सिचुएशन होगी? इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं i डॉट i करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, i डॉट j करूंगा तो क्या मिलेगा, i डॉट k करूंगा तो क्या मिलेगा, j डॉट i करूंगा, j डॉट j करूंगा, j डॉट k करूंगा, या k डॉट i, k डॉट j, k डॉट k करूंगा, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? तो उसके लिए हमने कहा एक काम करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि i डॉट i क्या होता है। आई का जो मैग्नीट्यूड है वो है अपने पास कितना? 1। इस आई का भी मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और दोनों एक्स एक्सिस में है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, आई डॉट जे करना हो तो एक 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और आई और जे के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अरे भाई आई ये रहा, जे ये रहा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। ऐसे आप j डॉट j करोगे तो वैल्यू 1, क्योंकि j भी y है, ये वाला j भी y है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही k डॉट k करेंगे तो ये भी किसके बराबर? 1 के बराबर। अब डिसिमिलर वाला करते हैं, मतलब i का j के साथ, j का k के साथ करोगे तो भी क्या होगा? 0। i का k के साथ करोगे तो भी क्या मिलेगा? 0। अरे समझ आया क्या? क्यों? क्योंकि i और k के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0। चलिए आगे यहां देखते हैं। तो अब मुझे यह पता चला कि मल्टीप्लाई होंगे जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j के साथ होगा, k के साथ होगा, क्योंकि अगर तुम i का j के साथ कर दिए तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, और cos 90 होने का मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। तो अगर मुझे a डॉट b लिखना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखना है, तो जो c मुझे मिलेगा वो क्या होगा? ax प्लस by प्लस cz, ये हो जाएगा अपने पास c। अरे बात समझ आ रही? ये है अपने पास डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका। अगर मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की बात करूं तो मान लो मेरे पास a वेक्टर दे रखा है 3 ऑफ i कैप माइनस 2 ऑफ j कैप प्लस 4 ऑफ k कैप, और b वेक्टर दे रखा है माइनस ऑफ i कैप प्लस 2 ऑफ j कैप प्लस 3 ऑफ k कैप। ठीक, अब मेरे से कहा गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर करो, तो अगर मुझे a वेक्टर डॉट b वेक्टर करना होगा तो सिंपल सी बात है, i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j के साथ होगा, और k के साथ होगा। तो अगर मैं i डॉट i करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास -3, और -2 इंटू +2 करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास -4, और 4 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 12। अरे समझ आया? तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा अपने पास -7, ये हो जाएगा अपने पास 12, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 5 यूनिट। मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर करने से हमको जो रिजल्ट मिला वो मिला 5। ये जो 5 मिला ये कैसी क्वांटिटी है? दिस इज स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि इसका बस केवल मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसे काम करते हैं, और इनकी क्या एप्लीकेशंस है, इसकी मदद से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कहानी क्या है कि जब प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो होती है कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप a डॉट b करो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर करो, चाहे b वेक्टर डॉट a वेक्टर करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अरे भाई चाहे यहां पे देखो ना, चाहे मैं b डॉट a करूं तो -1 इंटू 3 तब भी यही आएगा, 2 इंटू -2 करेंगे तो -4 आएगा, 3 इंटू 4 करोगे तो 12 आएगा, तब भी आंसर 5 ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रोसेस करती है। ठीक,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी प्रोसेस करती है कि अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा हुआ है, तो मैं ए वेक्टर को बी में मल्टीप्लाई कर दूं, ए वेक्टर को सी में मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो जो यहां लेफ्ट हैंड साइड पे रिजल्ट मिलेगा वही अपने को राइट हैंड साइड पर भी रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये दो प्रॉपर्टीज प्रोसेस करती है, एक को बोलते हैं कम्युनिटिव और एक को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अपना नेक्स्ट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी क्या एप्लीकेशन है? तो डॉट प्रोडक्ट की जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर आपको दो गिवन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक, तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होगा। अरे ठीक है, जैसे अपने पास ए वेक्टर लिखा हुआ है क्या, x ऑफ ए ऑफ आई कैप प्लस बी ऑफ जे कैप प्लस सी ऑफ के कैप, और बी वेक्टर आपको लिखा हुआ है क्या, x ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप। अरे ठीक है, तो आपको क्या पता है भैया, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो मैं इससे क्या कर सकता हूं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकता हूं। और वो कैसे? क्योंकि मैं जानता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो ये तो है मेरे पास एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालने का फॉर्मूला। तो अगर मैं ए डॉट बी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इधर क्या, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाऊं तो मैं अगर मान लो कोई लिख रहा हूं अपने पास ए वेक्टर दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 ऑफ के कैप, और बी वेक्टर मैं लिख रहा हूं कुछ 2 ऑफ आई कैप माइनस 3 ऑफ जे कैप माइनस 2 ऑफ के कैप। अरे ठीक है, अब मेरे से कहा गया कि बताओ अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। तो उसके लिए मैं क्या करना है, मैंने कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, तो 2 1 जा 2 एंड 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। और यहां पे कितना 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अरे भाई माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 1 ही तो होगा, और यहां पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और फिर इधर देखो तो ये क्या है अपने पास बी का, तो 2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 4। अरे समझ आया? तो फर्दर क्या हो जाएगा अपने पास, cos थीटा इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5, और 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा -3 एंड डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 18 इंटू ये अपने पास 9 प्लस 4 प्लस 4 9 प्लस 8 दैट इज 17। अरे समझ आया क्या, ये अपने पास cos थीटा हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू लिखने का तरीका होता है थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 17, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, ऐसे हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली एप्लीकेशन क्लियर है, कुछ नहीं करना आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आए तो तुरंत आप ख्याल करोगे कि आई कैन ओनली कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिए, जैसे अपने पास दे रखा है दो गिवन वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 ऑफ आई कैप प्लस 2 ऑफ जे कैप माइनस 4 ऑफ के कैप, और बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 ऑफ आई कैप माइनस 3 ऑफ जे कैप प्लस 2 ऑफ के कैप। और मेरे से कहा गया कि बताओ इन दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो मैं सिंपल लिखूंगा cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, तो आई डॉट आई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 5, तो सॉरी 3 2 जा 6, और यहां 2 3 जा 6, और यहां कितना 4 2 जा 8 -8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 16। अरे ठीक है, 2 2 जा 4 3 जा 9 4 4 जा 16। अरे भाई -4 का स्क्वायर करोगे तब भी तो प्लस 16 ही आएगा ना। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 2 2 जा 4 3 3 जा 9 2 2 जा 4। अरे ठीक है, अब अपने पास cos थीटा इक्वल्स टू आ गया कितना, 6 से 6 कट जाएगा -8 अपॉन
-8 अपॉन कितना हो जाएगा ये 20 तो 29 29 और मल्टीप्लाइड बाई इधर कितना, ये अपने पास हो जाएगा 4 4 8 और 9 8 17 माइनस ऑफ 8 बाई अंडर रूट ऑफ 29 इंटू 17। इसको फर्दर तुम सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, कॉस इधर जाएगा इनवर्स बन जाता है, माइनस ऑफ 8 बाई अंडर रूट ऑफ 29 इंटू 17। ये हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया क्या, थीटा। अरे समझ आया क्या, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये अपने पास एक और क्वेश्चन हो गया किसका, डॉट प्रोडक्ट का, और डॉट प्रोडक्ट की इस एप्लीकेशन का कि विद द एप्लीकेशन ऑफ विद द मेथड ऑफ डॉट प्रोडक्ट आई कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड इसी का एक एप्लीकेशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जब इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे हैं, तो जो भी हमको रिजल्टेंट मिल रहा है मैग्नीट्यूड, वो क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो प्रूव करके बताओ कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब समझो कि अपने पास कोई ए वेक्टर है, वो ऐसे ड्रॉ किया गया, और दूसरा कोई बी वेक्टर है, वो ऐसे ड्रॉ किया गया। अरे बात समझ आ रही, इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, ठीक। और दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है, तो बताओ इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे भाई। इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये अपने पास रिजल्टेंट होगा। कहा जा रहा है कि ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो दोनों सिचुएशन में सेम आ रहा है। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो मैं इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी प्रेजेंट करके बता सकता हूं, और कैलकुलेशन से तो हम बता ही सकते हैं। तो देखो, ये तो अभी हम ग्राफ से सीखते हैं कि ग्राफ से इसका कहने का क्या सेंस है। दूसरा क्या कह रहा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो अपना ए वेक्टर ये रहा, प्लस बी वेक्टर इधर है, तो क्या माइनस बी वेक्टर इधर आ जाएगा। अरे बात समझ आ रही, तो जब माइनस बी वेक्टर इधर आ जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या कहीं यहां होगा। अरे ठीक है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया अपने पास आर, और इसका हो गया आर डैश। तो देखो, समय के साथ जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, क्या ये आर कम होता जाएगा। जैसे जैसे थीटा यहां बढ़ता जाएगा, क्या ये आर कम होता जाएगा। और जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा, ये एंगल अपने पास कितना है, 180 माइनस थीटा। अरे क्लियर है, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। तो ध्यान दो कि जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा, ये रिजल्टेंट घटेगा, और अगर ये थीटा बढ़ेगा तो इनके बीच का एंगल घटेगा, तो ये रिजल्टेंट बढ़ेगा। अरे कहानी समझ आ रही, कब ऐसा होगा जब इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट बराबर होगा। तो उसका बेसिक सा कहानी ये है कि अगर मैं कह दूं कि ये बी वेक्टर यहां चला जाए और इसका माइनस बी वेक्टर जब नीचे आएगा, तो भैया देखो, दोनों सिचुएशन में जो रिजल्टेंट होगा, क्या वो आर होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक का मैग्नीट्यूड होगा ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड होगा बी, और यहां पर भी एक का ए और दूसरे का बी। ये तो ग्राफिकल मेथड से प्रूव हो गया कि अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो चाहे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिख लो, चाहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, रिजल्टेंट वो सेम मिलेगा। वही तो यहां कह रहा है। अरे बात समझ आ रही, सो दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो अभी ध्यान दो ना यार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस थीटा। अरे क्लियर है। और यहां पे क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा। अरे क्लियर है ना यार। तो देखो क्या होगा, अब अंडर रूट हटा दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना, 0। अरे ठीक है, ए और बी तो 0 हो नहीं सकते। अरे क्लियर है, ये तो गिवन वेक्टर्स है ना अपने पास, तो cos थीटा ही 0 हो सकता है। तो cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री, तो चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर लो, चाहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर लो, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्या डायरेक्शन में चेंज होगा, बिल्कुल डायरेक्शन में चेंज होगा। एक सिचुएशन में देखो, तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो यहां मिल रहा है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट मिलेगा, क्या वो नीचे की तरफ मिलेगा यार, आर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है। अरे ठीक है, ये थीटा से कैसे बना रहा है, एंटी क्लॉक, सॉरी एक्स एक्सिस से ये ए वेक्टर से ये एंटी क्लॉकवाइज में थीटा बना रहा है, और ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किसमें बना रहा है, क्लॉकवाइज में थीटा एंगल। अरे बात समझ आ रही है। तो केवल मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा।
अरे चले आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट पार्ट है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग कैसे निकाला जाए। तो देखो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा पहले वो हमको पता होना चाहिए, और इसका जो कंपोनेंट बी के अलोंग आएगा क्या वो a cos थीटा होगा। भाई जब भी मुझे कंपोनेंट तोड़ना हो तो जिस एक्सिस के अलोंग तोड़ना है उसको x मान लो और उसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस को क्या मान लो, y। तो इसका जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो a cos थीटा होगा, जो इधर जाएगा वो a sin थीटा होगा। तो भैया उसके लिए क्या मुझे b का डायरेक्शन वेक्टर पता होना चाहिए, और डायरेक्शन वेक्टर का नाम है यूनिट वेक्टर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, b कैप से। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मान लो दैट इज ए, तो इसका जो कंपोनेंट बी के अलोंग जाएगा वो क्या होगा, a cos थीटा। और बी के अलोंग जा रहा है तो बी का यूनिट वेक्टर क्या है, बी कैप, ठीक है। तो मैं a cos थीटा में b कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या a cos थीटा के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा, नहीं, लेकिन मुझे क्या a cos थीटा का डायरेक्शन मिल जाएगा b कैप के अलोंग। अरे बात समझ आ रही है। तो अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। अरे बात समझ आ रही। तो मॉड ऑफ वेक्टर a cos थीटा अपने को क्या मिल गया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर। तो फर्दर क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर इनटू b कैप, दैट इज कंपोनेंट ऑफ a along b। अरे बात समझ आ रही। चलो तो देखते हैं कि अब इसमें समझते हैं क्या इसका अगर कोई न्यूमेरिकल आता है अपने पास तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे अपने पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक दे रखा है अपने पास a वेक्टर दैट इज कितना 3 ऑफ i कैप प्लस 2 ऑफ j कैप माइनस k कैप, और b वेक्टर दे रखा है अपने पास कितना भाई साहब i कैप प्लस 2 j कैप और उसके बाद प्लस 3 k कैप। और मेरे से क्या कहा जा रहा है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं, अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थोड़ी पता है, तो पहले या तो मैं डॉट प्रोडक्ट करके एंगल निकालूं या मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूं। मुझसे क्या कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी का कंपोनेंट किसके अलोंग, ए के अलोंग। तो जिसके अलोंग निकालना है उसका पहले तो यूनिट वेक्टर मार्क कर लो, ये हो गया ए कैप। तो ये अपने पास हो जाएगी एक्स एक्सिस जिसके अलोंग निकालना है, और उसके परपेंडिकुलर वाली क्या हो जाएगी, वाई। अरे ठीक है, परपेंडिकुलर वाला तो अपना ऐसे जाएगा ना, इसका ये अपने पास हो गया एक x और दूसरा परपेंडिकुलर वाला हो गया y। तो इसका जो कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा वो cos, जिसके परपेंडिकुलर जाएगा वो sin। तो जो इसके अलोंग आएगा वो क्या होगा, ये अपने पास b वेक्टर है, तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड ऑफ b वेक्टर, इसके अलोंग जो आएगा वो होगा मॉड ऑफ b वेक्टर cos थीटा। और ये किसके बराबर होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर इंटू a कैप। अरे क्लियर है भाई। तो देखो होगा क्या अब यहां पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर करोगे तो कितना मिलेगा, 3 प्लस 4 माइनस 3, 3 इंटू 1 3, 2 2 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a वेक्टर दैट इज 9 प्लस 4 प्लस 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अरे ए वेक्टर का ए कैप कितना होगा, ए का यूनिट वेक्टर कितना होगा, दैट इज 3 ऑफ आई कैप प्लस 2 ऑफ जे कैप माइनस के कैप अपॉन, जैसे ए कैप जो है दैट इज रिटन एज ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 1, तो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 1। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 3 7, 3 से 3 कट जाएगा, 4 बाई अंडर रूट ऑफ 14, अंडर रूट ऑफ 14 क्या भाई रूट के बाहर आ जाएगा 14, और यहां पे कितना 3 ऑफ आई कैप प्लस 2 ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। वेरी सिंपल ट्रिक। अरे समझ आया, जिसके अलोंग निकालना है उसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ करो, उसका यूनिट वेक्टर लिखो और उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक। तो इसका जो कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा वो b cos थीटा होगा, और b cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस फॉर्मूले से a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर cos थीटा। तो b cos थीटा की वैल्यू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर हो जाएगा क्या, और इसी में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसी में मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, a कैप से। तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। अरे समझ आए, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पता नहीं क्यों होता है, मुझे नहीं पता। ये बेसिक सॉल्यूशन है आपके पास, बहुत सिंपल है, इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देख के पढ़ लेंगे तो एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट है क्रॉस प्रोडक्ट।
कि अगर आपको दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है एंड द रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग इज वेक्टर, अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है, तो वहां पर जो प्रोडक्ट यूज होता है वो कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब समस्या ये आती है कि अपने पास अगर ए वेक्टर है, उसका डायरेक्शन गिवन वेक्टर है, डायरेक्शन पता, बी वेक्टर है, गिवन वेक्टर है, डायरेक्शन पता, लेकिन सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल बनाया गया जिसको बोला जाता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल वो क्या कहता है कि देखो, जो पहले आ रहा है वो टिप पर, राइट हैंड पाम रूल, जो पहले आ रहा है वो पाम के, ये पाम हो गया, ये टिप हो गया, ये फिंगर टिप पर, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसका डायरेक्शन पाम की तरफ, और ये जो थंब होगा इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से शुरू करते हैं कि अपने पास सी वेक्टर इक्वल्स टू, यहां भी टाइपिंग एरर है। टाइपिंग एरर क्या है भाई, बहुत ज्यादा टाइपिंग एरर है इधर। और ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर जो होता है ये होता है अपने पास क्या, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ना कि कॉस थीटा। ये अपने पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो जाता है जल्दीबाजी के चक्कर में, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सही कॉन्सेप्ट से मतलब है कि अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर है अपने पास आई कैप, इधर है अपने पास जे कैप और इधर है अपने पास के कैप, तो क्या होगा कि अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन सीख गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट सीख गया, तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि जो भी वेक्टर गिवन है वो आई जे और के फॉर्म में ही गिवन होंगे। तो अगर आपको आई क्रॉस जे करने पर क्या मिलेगा, जे क्रॉस के करने पर क्या मिलेगा, के क्रॉस आई करने पर क्या मिलेगा, आई क्रॉस आई करने पर, जे क्रॉस जे करने पर, के क्रॉस जे करने पर क्या मिलेगा, अगर आपको ये क्लियर है तो आप मल्टीप्लिकेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आराम से सॉल्व करा जा सकता है, इसमें बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ जाती है, नया मेथड आता है कैलकुलेशन का, इस वजह से थोड़ा हम घबरा जाते हैं, बट पेशेंटली अगर हम इसको समझें तो इसमें कोई खास बात नहीं है। देखिए तो है क्या कि अगर मैं कहूं आई क्रॉस आई, ध्यान दो इसको, अगर मैं लिखूं आई कैप क्रॉस आई कैप तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आई किधर लग रहा है, एक्स में, दूसरा वाला आई भी किधर है, एक्स में, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। तो जब मैं आई क्रॉस आई करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 कॉस, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अच्छा, ऐसे ही जे क्रॉस जे करा जाए तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। के क्रॉस के करा जाए तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों जेड में है, तो भैया दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ने पे देखते हैं आगे बढ़ने की कहानी क्या है कि अगर मेरे से कहा जाए भैया क्या कि आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा भाई, आई क्रॉस जे करने पर क्या मिलेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं क्या, राइट हैंड पाम रूल। पहले कौन आया आई, तो आई का डायरेक्शन किधर है, इधर, दूसरे नंबर पे कौन आया, जे, तो जे का डायरेक्शन इधर पाम, अरे हो गया भाई, आई टू जे जा रहे हैं ना हम लोग, आई इधर जे इधर, तो हमको जेड एक्सिस में क्या मिला, के कैप, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, के कैप, आई क्रॉस जे करने पर। अच्छा, अगर जे क्रॉस के कर रहे हैं तो देखो, जे क्रॉस के कर रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी पर जे, दूसरी प्रायोरिटी पर के बाहर की तरफ है, ये अपने पास जे, ये अपने पास के, तो जो रिजल्टेंट मिला वो क्या मिला अपने को, आई कैप। ठीक, अच्छा तीसरा देखो, अगर मेरे से कहा जाए कि के कैप क्रॉस आई कैप करो तो क्या मिलेगा, के कैप क्रॉस आई कैप, तो देखो के कैप क्या है अपना, इधर की तरफ है और आई कैप इधर की तरफ है, तो आंसर किधर आएगा, ऊपर। देखो के इधर हो गया और अपने पास आई इधर हो गया, तो ऊपर क्या मिल जाएगा अपने को, ऊपर क्या मिल जाएगा, जे कैप में, तो के कैप क्रॉस आई कैप दैट इज इक्वल टू जे कैप। ठीक, अच्छा चलो पलट देते हैं, अगर सेम क्वेश्चन कह दिया जाए कि जे क्रॉस आई करोगे तो पहली प्रायोरिटी पर जे, दूसरी प्रायोरिटी पर आई, तो क्या मिलेगा अपने पास, रिजल्ट क्या मिलेगा, अंदर की तरफ, दैट इज माइनस के कैप। और अगर यही कह दिया जाए कि आई कैप क्रॉस के कैप करो तो पहली प्रायोरिटी पर आई, दूसरी प्रायोरिटी पर के, तो तीसरी प्रायोरिटी पर क्या, माइनस जे कैप। और फर्दर कह दिया जाए कि के कैप क्रॉस जे कैप करोगे तो क्या मिलेगा, तो के कैप अपना इधर की तरफ है और जे कैप किधर अपन, ऊपर की तरफ। देखो के कैप इधर हुआ, जे कैप ऊपर हुआ, तो जो रिजल्टेंट मिला वो इधर की तरफ मिला, दैट इज के कैप क्रॉस जे कैप दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप। ठीक, अरे बात समझ आई। तो हमने ये देखा कि ये जो हमको रिजल्ट मिल रहा है ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मैथमेटिक्स के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट रूल। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका है जिसको डिटर्मिनेंट रूल बोला जाता है, और वो कैसे काम करता है वो हम अपने अगले क्वेश्चन में देखेंगे।
जैसे अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक गिवन वेक्टर है a ऑफ i कैप, b ऑफ j कैप, c ऑफ k कैप, और एक वेक्टर है b वेक्टर दैट इज x ऑफ i कैप प्लस y ऑफ j कैप प्लस z ऑफ k कैप। तो मेरे से कहा गया कि फाइंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो a वेक्टर अपने पास है a ऑफ i कैप, b ऑफ j कैप, c ऑफ k कैप। अरे क्लियर है? तो समझो कि अगर मैं कहूं कि डिटर्मिनेंट रूल से इसको निकालो, तो डिटर्मिनेंट रूल लिखने का क्या तरीका है, a क्रॉस b लिखो, दो बार्स लगाओ, देखो दोनों में i j k, इधर i लिखो, इधर j लिखो, इधर k लिखो, ठीक। तो a क्रॉस b करना है तो पहले a आ रहा है, तो a के कोफिशिएंट क्या होंगे, यहां पे a, i में a, j में b और k में c। और दूसरे वेक्टर का देखें तो x, y एंड z, ठीक है। तो जब हम a क्रॉस b करते हैं तो हम यहां लिखते हैं i कैप। i कैप लिखने के बाद आप ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, जो बचा वो क्या बचा, बी सी वाई जेड। तो इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन माइनस ऑफ इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, तो कितना होगा, बी जेड माइनस सी वाई। जब हम जे कैप पर आते हैं तो हम इसको लिखते हैं माइनस जे कैप, और ये किसके बराबर, अब ये रो और ये पूरा कॉलम, तो बचा क्या अपने पास, ध्यान दो, जब तुम इसको जब तुम कर दिए भैया, तो अब तुम्हारे पास क्या बचा, ये तो गायब हो गया, ये अपने पास x था, क्या बचा अपने पास k और i ना, तो i क्रॉस k कर रहे हैं तभी तो हमको माइनस जे, तभी हम यहां पे माइनस जे लिखे। देखो अगर तुम यहां ध्यान दो पीछे वाली स्लाइड में देखो, तो जब तुम i क्रॉस जे कर रहे हो, सॉरी क्या कर रहे हैं, i क्रॉस k कर रहे हैं, तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, माइनस जे। इसी वजह से हमने यहां पे क्या लिखा, माइनस जे कैप, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा az माइनस सी एक्स, अरे समझ आए। तो अगर मैं az माइनस सी एक्स कर रहा हूं तो मैं i के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k से। तो i क्रॉस k करने पर जो मिलता है वो क्या मिलता है, प्लस जे की माइनस जे, इसी वजह से हमने यहां माइनस जे लिखा। अरे बात समझ आ रही। अच्छा k कैप i क्रॉस जे k होता है, तो प्लस k कैप i क्रॉस जे, मतलब अब ये भूल जाओ और ये भूल जाओ, i क्रॉस जे, i का ay और i क्रॉस जे का इधर डायगोनल ay और इधर क्या bx, तो ये क्या लिखा गया, ay माइनस bx, समझ आए। तो ये जो मिला ये अपने को मिला सी वेक्टर। क्लियर, चलें आगे की तरफ बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, कि अगर मान लो मुझे लिखा हुआ है कि a वेक्टर इक्वल्स टू 3 ऑफ i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर इक्वल्स टू लिखा है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, और मेरे से कहा गया कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालो, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, c वेक्टर। और निकालने का क्या तरीका है कि एक डिटर्मिनेंट बनाओ, इसको डिटर्मिनेंट बनाना कहते हैं। यहां लिखो i, यहां लिखो j और यहां लिखो k। पहले आ रहा है अपने पास a, तो इसके मैग्नीट्यूड लिखो, i में 3, j में -2 और k में 1। सिंपल, इसमें कुछ कठिन नहीं है। अच्छा b का क्या होगा, 1 -2 और 4। अब देखो i कैप तुमको कब मिलता है, i कैप तुमको तब मिलेगा जब तुम j क्रॉस k करोगे। तो j का कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट से डायगोनल मल्टीप्लिकेशन ऐसे, तो 2 4 जा -8 और इधर कितना 2 1 जा 2 -2 है अपने पास, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। अरे ठीक है। अब उसके बाद क्या, माइनस जे क्यों करना है, क्योंकि हमको i क्रॉस k करना है। तो जब तुम i क्रॉस k करते हो तो तुमको मिलता है माइनस जे कैप, तो i क्रॉस k करने में 3 4 जा 12 -1, 1 इंटू 1 1 होगा। अरे क्लियर है, 1 इंटू 1 एंड 3 4 जा 12, तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। अच्छा जब मैं k कैप लिखूंगा तो k कैप में क्या होगा, i क्रॉस j, दैट इज 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -6 और 2 1 जा 2 -2, और यहां ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको मैं फर्दर देखूं तो क्या मिलेगा, 8 में से 2 जाएगा तो -6 ऑफ i कैप, और इधर कितना -11 ऑफ j कैप और -4 ऑफ k कैप, दैट इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड इट इज इक्विवेलेंट टू c वेक्टर। अरे बात समझ आ रही, ये है अपने पास क्या, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका, जिसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट रूल। ठीक है,
ये आसान मेथड होता है, इससे आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आई को जे और के में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जे को आई और के में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर के को आई और जे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, क्वेश्चन कठिन हो जाता है, ज्यादा बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। इसी वजह से एक रूल बनाया गया जिसका नाम रखा गया डिटर्मिनेंट रूल। अगर आप इस रूल से देखेंगे तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है प्रूव बाय द मेथड ऑफ वेक्टर्स दैट इन ट्रायंगल a अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू c अपॉन साइन गामा। तो देखो है क्या, इसमें कहानी क्या है कि अगर अपने पास तीन ट्रायंगल के तीन साइड्स को अगर मैं तीन वेक्टर कह दूं, a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर, ठीक है, और मैं कंसीडर कर लूं कि ये साइक्लिक वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं? साइक्लिक वेक्टर। तो मुझे क्या मिलेगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अरे मिलेगा भाई। अच्छा, किसी भी दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल देखना है तो आपको ध्यान देना है कि आप एंगल तभी देख सकते हो, आसानी से देख सकते हो, जब दोनों वेक्टर का नेचर सेम हो, मतलब दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हो। तो देखो, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट का, तो मुझे लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी को बिना उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए उसकी लाइन में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो अगर मैं इस वाले वेक्टर की लाइन को आगे एक्सटेंड करूं तो देखो, ये मेरा ए वेक्टर अगर उठ के यहां आ जाए तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या 180 माइनस गामा हो जाएगा। सेम एज अगर मेरा बी वेक्टर उठ के इस लाइन में आगे चला जाए तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। सेम एज अगर मेरा ये वाला वेक्टर उठ के थोड़ा आगे चला जाए तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 180 माइनस बीटा। किसके किसके बीच का? ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का। तो मैंने कहा कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाए और ये जो तीनों साइड्स हैं ये कैसे बिहेव करें, साइक्लिक वेक्टर की तरह, तभी तो ये होगा, अदरवाइज ये होने वाला नहीं है। तो देखो होगा क्या कि मैं कह रहा हूं कि इसको मान लो इक्वेशन ए, और इक्वेशन ए में तुम ना क्रॉस प्रोडक्ट करा दो किसका? बी वेक्टर का। अगर इक्वेशन ए में मैं क्रॉस प्रोडक्ट करा दूं बी वेक्टर का तो मुझे मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 हो जाएगा। एक बी और दूसरा बी दोनों एक ही एक्सिस में आ गए तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां हो जाएगा माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब तुम ध्यान दो, अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये आई कैप है, ये जे कैप है और इधर अपना के कैप है। तो अगर मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूं, आई क्रॉस जे, तो मेरी पहली प्रायोरिटी टिप है और वो आई है, दूसरी प्रायोरिटी मेरा पाम है वो जे है, तो मुझे जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, के कैप। लेकिन अगर मैं यही पलट दूं, ऊपर कर दूं, मैं पहली प्रायोरिटी जे कर दूं और दूसरी प्रायोरिटी आई कर दूं, तो जे इधर जा रहा है, आई इधर जा रहा है, तो जे क्रॉस आई जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा अपने को, के कैप। तो जे क्रॉस आई जो मिल रहा है वो अपने को माइनस के कैप मिल रहा है। सिमिलरली माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अच्छा, अब दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है तो जो रिजल्ट मिलेगा उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। तो साइन ए और बी के बीच का एंगल कितना है, दैट इज 180 माइनस गामा। तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस गामा। और यहां क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर सी, और इनके बी और सी के बीच का एंगल कितना है, दैट इज 180 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस अल्फा। अब तुम फर्दर देखो तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो, क्या बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कट जाएगा और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ही, मॉड ऑफ ए वेक्टर को ही तो हम ए लिख रहे हैं, मॉड ऑफ बी वेक्टर को ही तो बी लिख रहे हैं और मॉड ऑफ सी वेक्टर को ही तो सी लिख रहे हैं। अरे ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ए साइन गामा, साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। ठीक, तो साइन 180 माइनस गामा साइन गामा, और यहां क्या सी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, सी वेक्टर साइन 180 माइनस गामा दैट इज साइन 180 माइनस अल्फा दैट इज सी साइन अल्फा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। अरे ठीक है, एक हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर बी। अब मैं सेम इक्वेशन से अगर मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन ए, तो मैं ए इक्वेशन से क्या करूं कि मैं ए इक्वेशन में सी वेक्टर से, जो भी मेरा ये ए इक्वेशन है, इस ए इक्वेशन में मैं सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अरे भाई प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और उसके बाद क्या, प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो सी क्रॉस सी तो वैसे ही 0 हो जाएगा भाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0, तो भैया सी क्रॉस सी साइन 0। अरे ठीक है, अब ध्यान दो, ए क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अरे ठीक है, अरे ठीक है भाई, तो फर्दर इसको मैं क्या लिखूं, ए क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस बी। अरे लिख सकते हैं, तो देखो ए क्रॉस सी, अपने पास ए ये रहा और सी ये रहा, ठीक है, तो ए और सी के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस बीटा। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, दोनों साइड अगर मैं मैग्नीट्यूड लिख दूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए सी साइन 180 माइनस बीटा को क्या साइन बीटा लिखा जा सकता है ऐसे, यहां पे सी बी, अरे सी का मैग्नीट्यूड तो सी लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, इतना तो करके आ रहे हो भाई, बी का मैग्नीट्यूड को क्या बी लिख सकते हो, और इनके सी और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, साइन 180 माइनस अल्फा। बी और सी के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा, तो क्या यहां साइन अल्फा लिख दिया जाए, तो यहां से क्या मिलेगा, सी से सी कट जाएगा, तो अपने को मिलेगा ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा। इसको मैं मान लू इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर सी। अब मैं बी और सी को कंपेयर कर दूं, बी और सी को कंपेयर कर दूं, देखो बी इक्वेशन में ए अपॉन साइन अल्फा जो है वो किसके बराबर है, सी अपॉन साइन गामा के, और यहां ए अपॉन साइन अल्फा किसके बराबर है, बी अपॉन साइन बीटा के। तो मैं लिख सकता हूं ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। अरे पल्ले पड़ा, ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास साइक्लिक वेक्टर के हेल्प से और क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा, ये जो होगा ये तीनों इक्वल होंगे। बाद में इसी को जब तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो इसी थ्योरम को एक नाम से जाना जाएगा जिसको बोला जाता है लामीस थ्योरम, और इट ओनली एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब नेट फोर्स का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये तभी वैलिड होगा जब वेक्टर साइक्लिक होगा, और साइक्लिक वेक्टर का जो नेट रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है, 0। अरे चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अपना नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, सो दैट न्यूमेरिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एज साइड। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और ये दोनों थीटा एंगल पर लग रहे हैं, ठीक, कि ये अपने पास हो गया वेक्टर ए और ये अपने पास हो गया वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल हो गया अपने पास कितना, थीटा। अरे ठीक है भाई, तो मेरे से ये कहा जा रहा है कि प्रूव करो कि ये जो दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ये जो दो वेक्टर्स साइड है पैरेललोग्राम का, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो तुमको इसका एरिया देगा। अरे बात समझ आ रही, तो क्रॉस प्रोडक्ट को मैं कैसे लिखता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे बात समझ आ रही, तो भैया ये अपने पास सी वेक्टर के बराबर है, तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा के बराबर होगा भाई। अरे क्लियर है, तो अगर मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट कर दूं और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट कर दूं, बी से, तो भैया मैं क्या लिख सकता हूं इसको, C इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये किसके बराबर होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अरे क्लियर है, तो पैरेललोग्राम का एरिया लिख के देखते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया होता क्या है भाई, समझो कि अगर अपने पास एक ये साइड है ए और एक ये दूसरी साइड है बी और मुझे इसका पैरेललोग्राम बनाना है, अरे ठीक है भाई, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूले के लिए आप अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या कह सकते हो कि इसमें ना ऐसे बीच में से एक लाइन डाल दो, ये दो सिमेट्रिकल ट्रायंगल से मिलकर बना है, मतलब जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हम जनरली यूज करते हैं और वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको नाम दे लो ओ ए बी सी। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपने पास बेस कितना है ए और हाइट अपने पास कितनी है, देखो ये अपने पास बी है, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये बी साइन थीटा हो जाएगा भाई। अरे परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो गया अपने पास ए और परपेंडिकुलर हो गया, हाइट हो गया कितना, बी साइन थीटा, तो ये कितना हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी साइन थीटा। ठीक,
अरे समझ आया क्या? अब भैया 1/2 AB साइन थीटा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, लेकिन हमको चाहिए क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्या करना है? 2 मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 AB साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या AB साइन थीटा आ गया भैया? अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो इससे हमको क्या पता चला कि अगर हमको कोई भी दो वेक्टर पता है, अगर हमको कोई भी दो वेक्टर पता है और मैं क्या करूं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, तो जो भी मुझे सी वेक्टर मिलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फॉर conclusion, does it really mean that if a vector and b vector is given vectors as the two sides of parallelogram then we can find the area of parallelogram? अभी यही तो देख के आ रहे हैं भाई साहब कि अपने पास एक a वेक्टर दे रखा है, अपने पास एक b वेक्टर दे रखा है, और हमसे क्या कह दिया जा रहा है कि बताओ कि ये जो दो वेक्टर्स हैं अगर ये दो साइड्स हैं पैरेललोग्राम की तो इनका एरिया क्या होगा? जैसे a वेक्टर इक्वल्स टू 2 ऑफ i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस 4 ऑफ k कैप, और b वेक्टर इक्वल्स टू I cap plus j cap minus 2k cap are the two sides of the parallelogram, then find the area of the parallelogram. तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर दैट इज इक्वल टू c वेक्टर। अरे क्लियर है? और ये किसके बराबर होगा भैया? ऐसे कैसे निकालते हैं? यहाँ i लिखते हैं, यहाँ j लिखते हैं, यहाँ k लिखते हैं। i का मैग्नीट्यूड कितना है? 2, j का -1 और इसका कितना? 4। ऐसे b का 1, इधर भी 1 और इधर कितना? -2। तो समझो अगर मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने आ गया तो मेरा काम बन जाएगा, क्या मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकता हूं? तो जब मैं आई की बात करूंगा तो ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा भूल जाओ, तो जे क्रॉस के करो तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 4, 2 1 2 + 2 हो जाएगा, 4 × 1 -4 हो जाएगा भैया। अब उसके बाद माइनस जे कैप मैं बार बार बता रहा हूं कि हम माइनस जे कैप करने के पीछे बस एक कारण है, क्योंकि हम आई क्रॉस के कर रहे हैं और आई क्रॉस के जो होता है वो माइनस जे कैप होता है। तो मतलब तुम इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा -4 हो जाएगा और ये कितना? 4 1 जा 4, ये -4 हो जाएगा। अरे ठीक है भाई, 4 1 जा 4 +4 और या -4। उसके बाद जब मैं के कैप करूंगा तो मुझे के कैप आई क्रॉस जे से मिलता है, तो मैं इसको और इसको भूल जाऊंगा, तो 2 1 जा 2 और ये कितना? -1, तो ये हो जाएगा अपने पास +1। तो जो सी वेक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा? सी वेक्टर विल बी इक्वल टू अरे भाई बताओ, ये हो जाएगा अपने पास 4 में से 2 हो जाएगा तो -2 ऑफ आई कैप, 4 4 8 और ये कितना हो जाएगा? +8 ऑफ जे कैप, और इधर कितना? +3 ऑफ के कैप। तो मुझे चाहिए क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी लिख दूं, दैट इज अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर? 2 2 जा 4, 8 8 जा 64 एंड 3 3 जा 9। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 9 4 13 और 64 में 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कितना? 4 3 7 और 6 1 7 77। अरे समझ आया क्या? ये अपने पास आ गया √77 यूनिट। जो भी यूनिट है, अगर ये ए साइड जो दे रखी है ये सेंटीमीटर में दे रखी है, बी साइड सेंटीमीटर में दे रखी है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, मीटर में दे रखी है तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अरे पल्ले पड़ा। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब कि इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 ऑफ आई कैप -3 ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 4 के कैप और द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो भाई साहब अगर ये दो साइड्स है, मान लो ये अपने पास ए वेक्टर है और ये अपने पास बी वेक्टर है, ये दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करें कि भैया अगर दो साइड्स थे, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा था, ए क्रॉस बी करने पर जो सी वेक्टर आ रहा था, इसका जो मैग्नीट्यूड था ये किसके बराबर निकल के आ रहा था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यही जो दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यही दोनों मिलके तो ट्रायंगल भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना यार। तो भैया क्या होगा? अरे देखो तो क्या ये पैरेललोग्राम के एरिया का आधा हो जाएगा भाई? तो बिल्कुल हो जाएगा। अरे समझ आया क्या? तो मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 ऑफ मॉड ऑफ सी वेक्टर, 1/2 ऑफ मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो देखो क्या करेंगे? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो भाई साहब यहां पे अपने पास आई हो गया, यहां जे हो गया और इधर क्या हो गया? के कैप। आई का मैग्नीट्यूड कितना है पहले वाले में? यहां 3 है, यहां -2 है और यहां -1 है, और बी वाले में कितना है भैया? 2 है, -3 है और -4 है। अब जब तुम आई को देखोगे तो जे क्रॉस के करोगे तो जे क्रॉस के जो कोफिशिएंट्स हैं वो किसके बराबर होंगे? 2 2 जा 4 2 जा 8, यहां हो जाएगा +8। ठीक है भैया, ये हो गया अपने पास 8 और ये 3 1 जा 3, ये कितना?
3 1 जा 3 +3 हो जाएगा ना भाई, तो यहां आंसर कितना हो जाएगा -3। फिर उसके बाद -j करेंगे तो i क्रॉस k करेंगे, क्योंकि i क्रॉस k करने से हमको क्या मिलता है -j। तो 3 4 जा 12, ये हो जाएगा अपने पास -12 एंड 2 1 जा 2, ये हो जाएगा अपने पास +2, क्योंकि यहां -2 बन रहा था। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं क्या k कैप प्लस k कैप, क्योंकि i क्रॉस j होता है वो प्लस k कैप के बराबर होता है, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो यहां क्या हो जाएगा अपने पास -9 एंड 2 2 जा 4, दैट इज +4, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो अगर मैं इसको देखूं तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 ऑफ i कैप, और यहां 12 में से 2 जाएगा तो 10 -10, तो यहां क्या हो जाएगा +10 ऑफ j कैप। अरे क्लियर है। और यहां पे क्या मिलेगा, k कैप में 9 में से 4 जाएगा तो -5 ऑफ k कैप। तो मेरे से क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, तो ये तो अपने पास हो गया c वेक्टर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज 1/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो 1/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना होगा, √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ √ऑफ कितना, ये हो जाएगा अपने पास 25, ये हो जाएगा अपने पास 100, और ये हो जाएगा अपने पास 25, तो 1/2 ऑफ √ऑफ 150। अरे समझ आया, या 1/2 को अंदर लेके जाके तुम क्या कर सकते हो 150/4, तो 150/4 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, कुछ पॉइंट में आ जाएगा, इसको तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इतना यूनिट इसका एरिया आएगा। ठीक है, ये रहा अपने पास वेक्टर्स का कंप्लीट लेक्चर। वेक्टर्स में हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि वेक्टर एडिशन कैसे होता है, और दूसरे लेक्चर में हमने यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करा जाता है, क्यों ये मल्टीप्लिकेशन दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक को स्केलर प्रोडक्ट नाम रखा गया, एक को वेक्टर प्रोडक्ट नाम रखा गया, और इनकी क्या बेसिक एप्लीकेशंस हो सकती हैं, इनके बारे में हमने पूरा डील कर लिया। अरे बात समझ आ रही। तो ये लेक्चर आपको बेसिक मैथमेटिक्स के एक पार्ट का, जिसको अपन वेक्टर्स बोलते हैं, उसका पूरा ज्ञान कराता है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ अलजेब्रा और कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स के साथ। धन्यवाद, वेलकम टू फिजिक्स वर्स, बने रहिए हमारे साथ, और हम आपको ऐसे और स्मूथ और बेहतर कंटेंट डे बाय डे प्रोवाइड कराते रहेंगे। नमस्कार।